नमस्कार। आज हम बीएड कोर्स में वंशानुक्रम और वातावरण टॉपिक देखेंगे, जो कुछ नोट्स हमारे पास इस प्रकार हैं। वंशानुक्रम और वातावरण, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। पहले परिचय देखेंगे। मनोविज्ञान में आनुवंशिकता तथा वातावरण की अवधारणा का विशेष महत्व है। वंशानुक्रम एवं आनुवंशिकी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें वंशानुक्रम के महत्व को विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। माता पिता से उनके बच्चों में शारीरिक गुण तथा संगठनों का अध्ययन जीन्स द्वारा किया जाने वाला प्रक्रिया को आनुवंशिकी या वंशानुक्रम की संज्ञा दी जाती है। व्यक्ति का व्यवहार वंशानुक्रम तथा वातावरण के द्वारा ही निर्धारित होती है। माता पिता जो अपने माता पिता से आनुवंशिक गुण प्राप्त करते हैं, वे अपने बच्चों को अपने जीन्स के द्वारा उन गुणों को व्यक्तित्व में शामिल करते हैं। आनुवंशिकता के द्वारा व्यवहार के रचना तंत्र का निर्धारण होता है तथा वातावरण उस रचना तंत्र की चार दीवारी के अंतर्गत व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान करता है। इसलिए व्यक्ति का प्रत्येक व्यवहार वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। ये परिचय था। उसके बाद हम वंशानुक्रम में आ जाएंगे। फिर वंशानुक्रम को देखने के बाद वातावरण को देखेंगे। तो वंशानुक्रम का अर्थ, इसका प्राय अलग अलग अर्थ होता है। तो यहाँ पर है हमारे पास कि वंशानुक्रम में वे सभी कारक आ जाते हैं जो व्यक्ति में जीवन आरंभ के समय उपस्थित होते हैं और जन्म के समय नहीं बल्कि जन्म के लगभग 9 माह पूर्व उपस्थित हो जाते हैं। अब दूसरा अर्थ देखेंगे वंशानुक्रम का। किसी प्राणी या व्यक्ति को अपने माता पिता या पूर्वजों की जो मानसिक, शारीरिक या अन्य किसी प्रकार की विशेषताएं तथा योग्यताएं जिस क्रियाविधि के आधार गर्भधारण के समय प्राप्त होती है, उसे वंशानुक्रम कहते हैं। अब देखेंगे परिभाषा। H.A. पीटरसन के अनुसार व्यक्ति के उसके माता पिता के द्वारा उसके पूर्वजों से प्रभाव प्राप्त होता है, वही उसका वंशानुक्रम है। रुथ बेनेडिक्ट के अनुसार वंशानुक्रम माता पिता से उनकी संतान को गुणों का प्रेषण है। J.A. थॉमसन के अनुसार वंशानुक्रम मुख्यतः अनुवर्ती पीढ़ियों के बीच आनुवंशिक संबंध को दर्शाने वाला सहज शब्द है। परिभाषा देख ली। उसके बाद हम देखेंगे वंशानुक्रम का आधार। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में की गई थी। कोशिका को ही वंशानुक्रम का आधार माना गया है। कोशिका को ही रिपीटेड है। कोशिका 3 भागों में बटा हुआ होता है, जो इस प्रकार है। झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। तो झिल्ली क्या होता है? मेम्ब्रेन। कोशिका की सबसे बाहरी दीवार को कोशिका का झिल्ली या आवरण कहा जाता है। यह आवरण कोशिका के चारों तरफ घेरे होता है। कोशिका द्रव, कोशिका के अंदर एक प्रकार की तरल पदार्थ होता है जिसे कोशिका द्रव कहते हैं। यह कोशिका द्रव जीवन के आधार माने जाने वाले जीव द्रव का ही एक मुख्य भाग होता है। कोशिका द्वारा किए जाने वाले कार्यों को पूरा करने में कोशिका द्रव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि कोशिका द्रव में ही अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थ होती है, जिसकी सहायता से कोशिका अनेक जटिल कार्यों को संपादित करती है। यहाँ पर झिल्ली देख लिए, कोशिका द्रव देख लिए। अब केंद्रक देखेंगे। हर एक कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है, जो कोशिकाओं को जीवित रखने के लिए सहायक होता है। केंद्रक जीव द्रव का एक विशेष भाग होता है। इसका आकार गोलाकार होती है। कभी कभी एक कोशिका में 2 केंद्रक भी पाया जाता है। केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये गुणसूत्र में ही जीन्स पाए जाते हैं। जीन्स ही आनुवंशिकता या वंशानुक्रम के मुख्य वाहक होता है। मनुष्य की कोशिका में कुल गुणसूत्र की संख्या 23 जोड़ी की होती है।
झिल्ली हो गया, कोशिका द्रव हो गया और केंद्रक भी हो गया। इससे संबंधित और देखते हैं कुछ भाग यहाँ पर। और इन गुणसूत्रों में हजारों की संख्या में जीन्स पाए जाते हैं। एक गुणसूत्र में लगभग 3000 जीन्स पाए जाते हैं। इन जीन्स के अंदर DNA पाया जाता है जिसमें आनुवंशिक गुणों का संचरण होता है। वंशानुक्रम का आधार देख लिया। अब देखेंगे वंशानुक्रम के नियम। जो 4 नियम है: निरंतरता का नियम, समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम। पहले देखेंगे निरंतरता का नियम। इस नियम के अनुसार बालक को जन्म देने वाला बीज कोष कभी नष्ट नहीं होता। बीज कोष का कार्य उत्पादक कोषों का निर्माण करना होता है। जो बीज कोष बालक को अपने माता पिता से मिलता है उसे वह अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करता है और इस बीज कोष से ही पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का आदान प्रदान होता रहता है। दूसरा देखेंगे समानता का नियम। इस नियम के अनुसार जैसे माता पिता होते हैं उनके संतान वैसे ही होते हैं। यदि बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान होते हैं तो साधारण भी हो सकते हैं, और मंद बुद्धि माता पिता के बच्चे यदि मंद बुद्धि के होते हैं तो बुद्धिमान भी हो सकते हैं। इस प्रकार शारीरिक रचना की दृष्टि में भी बच्चे में माता पिता से समानता होती है। तीसरा देखेंगे विभिन्नता का नियम। इस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के समान न होकर उनसे भिन्न होता है। एक ही माता पिता के संतान एक दूसरे से भिन्न भी होते हैं। कभी कभी उनमें शारीरिक एवं मानसिक भिन्नताएं भी पूर्ण रूप से दिखाई देती है। बुद्धिमान माता पिता के बच्चे भी मंद बुद्धि वाले हो सकते हैं तथा मंद बुद्धि माता पिता के बच्चे भी बुद्धिमान हो सकते हैं। अगला देखेंगे चौथा लास्ट नियम है प्रत्यागमन का नियम। इस नियम के अनुसार बालक में अपने माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं। इस नियम के अंतर्गत बालक अपने माता पिता के विशिष्ट गुणों को त्याग कर सामान्य गुणों को ग्रहण करते हैं। यही कारण है कि महान व्यक्तियों के पुत्र उनके समान नहीं होते हैं। उदाहरण में देख लीजिए महात्मा गांधी और उनके पुत्र, क्योंकि उनके पुत्र उनके जैसे नहीं बन पाए महात्मा गांधी जी की तरह। माता पिता के पितृकों में से एक कम और एक शक्तिशाली होता है तो बच्चों में औसत की ओर होने की संभावना ज्यादा होती है। इसी को प्रत्यागमन कहा जाता है। वंशानुक्रम का नियम देख लिया। अब देखेंगे बालक के व्यक्तित्व में वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है। उसका व्यक्तित्व का में क्या प्रभाव पड़ता है। तो बालक पर वंशानुक्रम का गहरा प्रभाव पड़ता है। पहला तो स्वभाव पर प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति की प्रकृति जीन्स पर निर्भर करती है जो अपने माता पिता से अर्जित करता है। इन जीन्स के आधार पर कोशिकाओं की रचना होती है और यह स्वभाव एवं आवेगों को व्यक्ति में प्रभावित करती है। दूसरा, वंशानुक्रम का व्यक्तित्व पर भी प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। बालक जन्म से अपने अंदर अनेक प्रकार की क्षमताओं एवं शक्तियों के साथ जन्म लेता है जो भविष्य में उसके व्यक्तित्व के निर्माण एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब वंशानुक्रम का बौद्धिक क्षमताओं पर भी प्रभाव पड़ता है जो इस प्रकार है। वंशानुक्रम का व्यक्ति की बौद्धिक प्रतिभाओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह स्पष्ट है कि प्रतिभाशाली अभिभावक की संतानें भी प्रतिभाशाली होती है। अगला प्रभाव देखेंगे शारीरिक विशेषताओं पर प्रभाव। वंशानुक्रम के द्वारा ही व्यक्ति की शारीरिक विशेषताओं का निर्धारण होता है। एक प्रजाति के समस्त सदस्यों की शारीरिक संरचना एवं विशेषताएं एक समान होती है। व्यक्ति का रंग, रूप, लंबाई, आंखों का रंग, बालों का रंग इत्यादि वंशानुक्रम के द्वारा ही निर्धारित होता है। आंख और बाल के रंग जो होते हैं वंशानुक्रम पर निर्भर करते हैं। चरित्र विकास पर प्रभाव। वंशानुक्रम का व्यक्ति के चरित्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है। चरित्रहीन अभिभावक की संतानें भी चरित्रहीन होती हैं। मनोवैज्ञानिक डगडेल और अस्टब्रुक के अध्ययन से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि उन्होंने जियुक नामक व्यक्ति पर अध्ययन किया था। जियुक एक भ्रष्ट व्यक्ति था।
उसने अपनी ही तरह की एक स्त्री से विवाह किया। इस परिवार के 5 पीढ़ियों के 1000 व्यक्तियों में से 300 काल में ही मर गए। 440 रोगग्रस्त, 310 ने भिक्षावृत्ति अपनाई। 130 को कोई अपराध करने के कारण वर्षों जेल में रहना पड़ा। केवल 20 व्यक्ति ही कुछ व्यवसाय सीख सके। अगला प्रभाव क्या पड़ता है वंशानुक्रम का? बालक के व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव पड़ता है वंशानुक्रम का। तो वंशानुक्रम व्यावसायिक योग्यता का प्रमुख कारण है। माता पिता की रुचि जिस व्यवसाय की ओर ज्यादा होती है, बालक की रुचि भी उस व्यवसाय की ओर अधिक होती है। वर्तमान में तो वैसा नहीं है। अगला देखते हैं सामाजिक स्थिति पर प्रभाव। वंशानुक्रम व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को प्रभावित करता है। गुणवान और प्रतिष्ठावान माता पिता की संतान भी समाज में प्रतिष्ठा अर्जित करते हैं। अगला देखेंगे बुद्धि पर प्रभाव। वंशानुक्रम का व्यक्ति की बुद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है। प्राय बुद्धिमान माता पिता की संतानें बुद्धिमान ही होते हैं। 9वां व्यवहार पर प्रभाव। वंशानुक्रम का व्यवहार पर भी प्रभाव पड़ता है। अगर माता पिता व्यवहार में अच्छे होते हैं तो उनकी संतानें भी अच्छी होती हैं, अर्थात व्यवहारशील होते हैं। खान पान व रहन सहन पर प्रभाव। वंशानुक्रम का खान पान व रहन सहन पर भी प्रभाव पड़ता है। अगर माता पिता शाकाहारी हो तो उनके बच्चे भी अधिकतर शाकाहारी ही होते हैं, जबकि दूसरी ओर माता पिता की रहन सहन अच्छी होती है तो उनके बच्चे का भी रहन सहन का स्तर अच्छा होता है। संस्कृति का प्रभाव। संस्कृति पर वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है। प्राय जिस परिवार में जिस धर्म का पालन किया जाता है उसी धर्म का पालन उनके बच्चे भी करते हैं। उनके बच्चे उन्हीं पुराने धर्मों तथा संस्कृतियों के आदरता से पालन करते हैं। वंशानुक्रम का आधार देख लिए, परिभाषा, आधार और वंशानुक्रम का बालक के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है वो देख लिए। अब वातावरण देखेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से संबंधित है। वंशानुक्रम के महत्व को लास्ट में देखेंगे। पहले यहाँ पर वातावरण देख लेते हैं, तो परिचय देख लेते हैं। प्राणी के विकास में वातावरण की बहुत बड़ी भूमिका होती है। लेमार्क तथा डार्विन ने मानव के विकास की इस अवस्था में पहुंचने का श्रेय वातावरण को ही दिया। वातावरण का मनुष्य एवं संपूर्ण जीवों पर प्रभाव पड़ता है तथा इनके रंग रूप एवं रहन सहन पर भी वातावरण का काफी प्रभाव पड़ता है। एक अच्छा वातावरण मनुष्य के अच्छे व्यक्तित्व के विकास में काफी सहायक होता है, जबकि एक खराब वातावरण मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में बाधक होता है। अब अर्थ देख लेंगे वातावरण का। वातावरण के लिए एक पर्यायवाची शब्द पर्यावरण का प्रयोग भी किया जाता है। व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ भी है वह उसका पर्यावरण या वातावरण है। पर्यावरण शब्द 2 शब्दों से बना है, परि और आवरण, जिसका अर्थ होता है चारों ओर, आवरण या चारों ओर से घेरने वाला। यह पर्यावरण व्यक्ति को चेतन या अचेतन रूप में चारों ओर से घेरे रहता है। प्राणी का व्यवहार, स्वभाव, विकास संपूर्ण जीवन को प्रभावित करता है, जैसे सामाजिक परिवेश, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, सामाजिक स्थिति, परिवार, पोषण, विद्यालय आदि। अब देखेंगे अर्थ हो गया। अब परिभाषा देख लेते हैं वातावरण का। जे.एस. रॉस के अनुसार वातावरण कोई बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वुडवर्थ के अनुसार वातावरण में वो समस्त बाहरी तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन प्रारंभ करने के समय से प्रभावित किया है। जिस पट के अनुसार पर्यावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो किसी दूसरे वस्तु को घेरे हुए है तथा उस पर अपना प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। अब देखेंगे वातावरण का प्रकार। इसके 2 प्रकार है, आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण। आंतरिक वातावरण में देखते हैं, आंतरिक वातावरण का अर्थ भ्रूण से है, जो चारों ओर से एक परिस्थिति से घिरा हुआ है। इस भ्रूण के अंदर अर्थात इस सेल के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं और इन गुणसूत्रों के अंतर्गत में जीन्स पाए जाते हैं जो वंशानुक्रम को निर्धारित करते हैं और गर्भावस्था में यह एक वातावरण के अंतर्गत विकास करते हैं। इस वातावरण को अंतरकोशीय वातावरण कहते हैं। यह वातावरण जीन्स पर अपना
प्रभाव डालता है, जिससे बालक का विशेष गुण प्रभावित होता है और उसी गुण के आधार पर बालक का विकास होता है। इस वातावरण का प्रभाव बालक पर जीवन पर्यंत तक बना रहता है। फिर बाह्य वातावरण आता है। वातावरण के यहाँ पर दो प्रकार हैं, आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण। तो बाह्य वातावरण में देखते हैं, बालक के बाह्य वातावरण के अंतर्गत वे सभी परिस्थितियां आ जाती हैं जो सामूहिक या मिश्रित रूप से उसके विकास या व्यवहार को प्रभावित करती रहती है। यह परिस्थितियां बालक को चारों ओर से घेरे रहती है और उसे अनुकूल तथा प्रतिकूल दिशा में निरंतर प्रभाव डालते रहती है। अब देखेंगे वातावरण का महत्व या शैक्षिक उपयोगिता। वातावरण के महत्व या शैक्षिक उपयोगिता निम्नलिखित है। बालक पर अपने परिवार, पड़ोस, मित्र, खेल के मैदान इत्यादि का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। अतः अध्यापक को इन समस्त स्थानों के वातावरण को ध्यान में रखकर बालकों को उचित मार्गदर्शन देना चाहिए। दूसरा, वातावरण संबंधी ज्ञान बालकों की कुसमायोजन संबंधी समस्याओं को सुलझाने में सहायक होता है। यदि कोई बालक दूषित वातावरण से आता है तो उसकी उपेक्षा न करके ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जिससे उस पर उस वातावरण का प्रभाव कम हो। अगला महत्व देखते हैं, कम हो सके और बालक के व्यवहार में सुधार हो सके। अगला महत्व है, वातावरण से संबंधित परीक्षणों से यह सिद्ध हो चुका है कि बालक के व्यवहार पर वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। वातावरण का ज्ञान होने पर ही बालक विद्यालय में अनुकूल शैक्षिक वातावरण बनाने का प्रयास करता है। बालक के विकास की दिशा को वातावरण निश्चित करता है। अनुकूल वातावरण मिलने पर बालक सदाचारी एवं चरित्रवान भी बनता है तथा प्रतिकूल वातावरण मिलने पर बालक दुराचारी एवं चरित्रहीन हो सकता है। अगला महत्व देखेंगे, प्रत्येक समाज का एक विशिष्ट वातावरण होता है। बालक को सामाजिक वातावरण से ही प्रत्येक वातावरण में अनुकूलित करना होता है। इसके लिए जानकारी से पूर्ण परिचित शिक्षक विद्यालय को लघु समाज का रूप प्रदान कर बालकों को सामाजिक वातावरण में अनुकूल करने की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। अगला महत्व देखेंगे, वातावरण के महत्व से परिचित शिक्षक ऐसे वातावरण तैयार कर सकते हैं जिससे बालकों में विचारों की उचित अभिव्यक्ति, शिष्ट सामाजिक व्यवहार, कर्तव्य और अधिकारों का ज्ञान, स्वाभाविक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण इत्यादि गुणों का अधिक से अधिक विकास हो सके। अब देखेंगे बालक के विकास में वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो वातावरण बालक के विकास पर बहुमुखी प्रभाव डालता है। इसका प्रभाव बालक के जन्म से पूर्व तथा बाद में भी जीवन पर्यंत पड़ता रहता है। बालक के विकास पर वातावरण का प्रभाव निम्न रूप से पड़ता है। पहला किस रूप में पड़ता है? शारीरिक विभिन्नताओं पर प्रभाव। फ्रांज बॉन्स का विचार है कि विभिन्न प्रजाति की शारीरिक भिन्नताओं का कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण ही होता है। अनेक उदाहरणों से उन्होंने अपनी बात को सिद्ध किया है कि अमेरिका में अनेक पीढ़ियों में बसे हुए जापानी और यहूदी लोगों की लंबाई भौगोलिक वातावरण के कारण ही बढ़ गई। मानसिक विकास पर प्रभाव। गॉर्डन ने नाविकों के बच्चों पर अध्ययन किया और पाया कि इन बच्चों का अलग थलग नदियों के किनारे समाज से दूर दूषित वातावरण में रहने के कारण बुद्धि का कम विकास हुआ। अगला देखेंगे, बालक के विकास में क्या वातावरण पर प्रभाव पड़ता है वातावरण का। यहाँ पर पड़ता है संवेगात्मक विकास पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। हम सबका अनुभव है कि जिन बच्चों के माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य संवेदनशील होते हैं वे बच्चे भी संवेदनशील होते हैं। प्रेम, क्रोध, द्वेष आदि संवेगों के विकास में परिवार की सबसे अधिक भूमिका होती है। परिवार के बाद मित्र समूह, विद्यालय और समाज का भी प्रभाव पड़ता है। अगला है बुद्धि पर प्रभाव। वातावरण का बुद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है। कैंडोल, यहाँ पर कैंडोल कहते हैं, कैंडोल ने फ्रांस के
552 विद्वानों का अध्ययन कर निष्कर्ष निकाला कि बुद्धि का विकास वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण पर अधिक निर्भर करता है। उनके अध्ययन के अनुसार विद्वान लोग वही बन पाए जिनका पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा अच्छे वातावरण में हुई। स्टीफेंस का कहना है कि जिन बालकों को निम्न वातावरण से हटकर उत्तम वातावरण में रखा जाता है उन सबकी बुद्धि लब्धि में वृद्धि हो जाती है, यानी कि वहाँ वातावरण का प्रभाव बालक पर पड़ता है। व्यक्तित्व पर प्रभाव, बालक के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है वातावरण का? कूले हैं यहाँ पर, कूले विद्वान जो हैं, कूले ने कहा है कि रोग का 71 साहित्यकारों का अध्ययन किया। उन्होंने 71 साहित्यकारों का अध्ययन किया और बताया कि बनियान एवं बर्नर दोनों ही निर्धन परिवारों में जन्मे थे। उनके माता पिता ने उन्हें उत्तम वातावरण में रखा जिससे वे उत्तम बन गए, क्योंकि उन पर वातावरण का प्रभाव पड़ा। इसके आधार पर कूले ने निष्कर्ष निकाला कि कोई भी व्यक्ति उपयुक्त वातावरण में अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके महान बन सकता है। इस प्रकार कूले का कहना है कि व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। अगला है चारित्रिक तथा नैतिक विकास पर प्रभाव। चारित्रिक और नैतिक विकास तो लगभग संपूर्ण रूप से वातावरण पर ही आधारित होता है। समाज के नैतिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों के अनुसार ही बालक के चरित्र का निर्माण होता है। विभिन्न योग्यताओं के विकास पर प्रभाव, वातावरण का बालक के विभिन्न योग्यताओं के विकास पर प्रभाव पड़ता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बालक जन्म से ही कुछ विशेष प्रकार की अधिक्षमता और बुद्धि लेकर पैदा होता है, परंतु इनके आधार पर वह वही सीखता है जो उसे सिखाया जाता है, और सीखने सिखाने की प्रक्रिया को शिक्षा कहा जाता है। किसी भी प्रकार की योग्यता के विकास के लिए उचित शिक्षा की आवश्यकता होती है, उचित वातावरण की आवश्यकता होती है। उचित शिक्षा और वातावरण दोनों की आवश्यकता होती है। अब है अनाथ बालकों पर वातावरण का प्रभाव। अनाथ बालकों का संबंध प्राय गरीब परिवार से होता है। अनाथालय में उन्हें अर्थात सभी को एक समान वातावरण तथा अनुशासन से संबंधित वातावरण मिलता है जो बालक के विकास में सहायक होता है। छात्रावास में बालकों पर वातावरण का प्रभाव। छात्रावास के बालक प्राय अलग अलग वातावरण से संबंधित होते हैं। जब वह छात्रावास में रहते हैं तो सभी को एक समान तथा अच्छा वातावरण दिया जाता है जिससे बालकों के व्यक्तित्व के विकास में काफी सहायक होता है। इस प्रकार यहाँ पर हम देख लिए कि